नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खवाल आप सभी का साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिएगा दोस्तों, आज जब हम बात करने जा रहे हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम पैट कब होता है, सिलेबस क्या है, उधर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों हम इन सभी पे आज बात करने जा रहे हैं। जो नया फ्रेशर बच्चा है उसके लिए दिक्कत यही है कि होता क्या है ये। तो इन सब के बारे में हम डिटेल बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज। चलिएगा करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात आती है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपके दोस्तों पेपर होते हैं दो, एक फर्स्ट पेपर और एक होता है आपका सेकंड पेपर। जब मैं फर्स्ट पेपर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपके होते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स का पेपर बनता है आपका फर्स्ट। यदि सेकंड पेपर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स का बनता है ये। दोस्तों ये 50 क्वेश्चंस किसके होते हैं और जो ये 100 क्वेश्चन है किसके होते हैं? तो फर्स्ट पेपर दोस्तों सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें आपकी 10 यूनिट होती है। यदि मैं सेकंड पेपर की बात करूं, तो जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स की है उसके क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों बात करूं यहाँ पे, तो टोटल क्वेश्चन बने आपके 150 और टोटल मार्क्स बने कितने? 300। यदि मैं एग्जाम की बात करूं, टाइम कितना होता है? तो 3 घंटे का टाइम होता है दोस्तों। बिना किसी ब्रेक के एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, बीच में आप कहीं नहीं जा सकते। और सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके कंपलसरी होते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे ही आपको करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम हल्के से आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आती है एज। कि एज क्या रहती है? तो दोस्तों एज की बात करूं तो नेट के लिए कोई एज नहीं है, आप कभी भी किसी भी एज में नेट का एग्जाम दे सकते हो। यदि मैं बात करूं जेआरएफ की, तो जेआरएफ के लिए जर्नल के लिए दोस्तों 30 साल की एज दी गई है। इसके अलावा अदर कैटेगरी है प्लस फीमेल है, तो उन सभी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है आपका। तो इतने टाइम तक सारे के सारे जो ये हैं, जो भी जर्नल को छोड़ के फीमेल है या अदर कैटेगरी बचती है, तो 35 ईयर तक जेआरएफ उनका हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब क्वालिफिकेशन की बात करूं दोस्तों क्या है, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों यदि आपने एमए में मास्टर्स में एडमिशन भी लिया है, तो भी आप यहाँ पे नेट के लिए एलिजिबल हो, एग्जाम के लिए एलिजिबल हो बिल्कुल। ठीक है दोस्तों। यदि मैं बात करूं इसका जो रिजल्ट है वो कितना आता है, तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट का 6% तो आपके नेट होते हैं और 1% यहाँ पे क्या होता है? जेआरएफ। और दोस्तों जब आपका जेआरएफ हो जाता है तो अच्छी खासी आपको 35,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसमें कि आप अच्छे खासे तरीके से रिसर्च कर सकते हो और आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं होती। यदि मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। कब कब होता है? तो एक तो जून में और एक दिसंबर में दोस्तों। तो दो टाइम ऐसे हैं जब ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सिलेबस की ओर। जब मैं सिलेबस की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें 10 यूनिट आपके फर्स्ट पेपर में आती है और उन्हीं की मैं आज बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूँ, तो यूनिट आती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों डाला गया, क्यों जरूरी था, उन सब पे हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है ना। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग के लिए। इसके बाद लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपकी एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्निंग आती है दोस्तों। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके बारे में, उनके बारे में पढ़ना होता है। इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, टीचिंग को क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, क्या क्या स्टडी मटेरियल है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उन सब की इसके अंदर बात करेंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है दोस्तों, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है। इसके अलावा दोस्तों सरकार के द्वारा स्वयं एंड स्वयं प्रभा मूक, ये सारी ऑनलाइन फ्री में एजुकेशन आपको दी जाती है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। इसके बाद दोस्तों इवेल्युएशन जो होता है आपका, है ना, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, सबमिटिव फॉर्मेटिव, ये सारे के सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों। तो ये जो यूनिट डाली गई है दोस्तों, एक टीचर को बेस्ट टीचर बनाने के लिए चीज डाली गई है। किस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट होना चाहिए, उन सब की बात करोगे आप। टीचर को किस क्लास में किस तरीके से आपको पढ़ाना होता है, वो सारी हम यहाँ बात करेंगे। किस किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या क्या ऑप्शन है उसके पास। और ये सारे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है बच्चों के, वो किस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो मतलब एक टीचर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ज़्यादा, वो आपकी इस यूनिट में हमें पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। तो ये यूनिट एक टीचर को टीचर बनाने में बहुत बड़ा हेल्प और बहुत बड़ा रोल अदा करती है, तो इसलिए ये यूनिट आपकी डाली गई है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ यूनिट नंबर सेकंड। अब यूनिट नंबर सेकंड है वो है रिसर्च।
जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, जैसे ही आपका जेआरएफ हो जाता है तो आप क्या करते हो, रिसर्च। ठीक है दोस्तों, अब रिसर्च में वहाँ जो भी चीजें आपके काम आती है, जो भी चीजें, वो सारी की सारी इसी यूनिट में पढ़नी है दोस्तों। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट इसको आप कह सकते हो। रिसर्च का मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, मतलब पहले किस तरीके से होती थी, आज किस तरीके से हो रही है, उन सबकी बात करेंगे। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अलग अलग तरीके की रिसर्च होती है। ठीक है दोस्तों, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, तो ये अलग अलग होंगे दोस्तों। किस स्टेप में चीजें होती हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर डाटा को चेक करते हैं, और फिर अपनी बात फाइनली हम कहते हैं कि ये चीज है या नहीं है। तो ये पूरे पूरे स्टेप हमें इसके अंदर फॉलो करने होते हैं। थीसिस लिखने का क्या फॉर्मेट है, वो सारा का सारा आएगा यहाँ पे आपका। किस तरीके से आप इसमें आईसीटी का यूज कर सकते हो। रिसर्च एथिक्स दोस्तों, एक रिसर्चर के सबसे बड़े चीज जो होती है वो एथिक्स होते हैं, कि जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको नहीं बताना होता, उसको देखभाल करने का आपका काम है। जहां भी जाता है वो सारा का सारा आपको उसका जो भी खर्च है वो उठाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस यूनिट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों रिसर्च आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। जितनी भी चीजें यहाँ पे क्या टेस्ट करोगे, सैंपल किस तरीके से लोगे, कौन कौन से टेस्ट करने हैं आपको, किस तरीके से डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, तो वो सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ आपकी देखी जाती है कि समझ किस तरीके से बढ़ी हुई है, कि आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के क्या उनके आंसर दे पाते हो या नहीं। तो सभी में दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में एक क्वेश्चन आता है जो 5 मार्क्स का आता है, और ये आप बड़ी इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस एग्जाम से पहले इसकी प्रैक्टिस जरूर लगानी है आपको। बढ़ते हैं आगे, यूनिट नंबर 4। अब दोस्तों यूनिट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है वैसे देखा जाए तो, कम्युनिकेशन। अब दोस्तों एक टीचर का पढ़ाने का काम होता है, और आपको पता है जो नींव होती है किसी भी सोसाइटी या समाज की या एक कंट्री की, वो डिसाइड करता है एक टीचर। क्योंकि जिस तरीके से एक टीचर बच्चों को तैयार करता है उसी तरीके से बच्चे तैयार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक टीचर की कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो टीचर की बेस्ट स्किल बनाने के लिए कम्युनिकेशन, तो ये यूनिट आपके इसमें डाली गई है। तो देखिए क्या है, मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, टाइप क्या है, किस किस तरीके की होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों। कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना, वो अलग अलग टाइप के बैरियर्स यहाँ हमें देखने को मिलेंगे। मास मीडिया सोसाइटी के अंदर किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये यूनिट आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है। सारी की सारी यूनिट कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करूं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब दोस्तों इसमें क्या पढ़ना है, तो जैसे कि आप जानते हो कि डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें परसेंटेज निकालनी होती है, हमें एवरेज निकालना होता है कि इतने परसेंट लोग इस चीज के फेवर में, इस चीज के फेवर में नहीं है, इतने एवरेज फेवर में, इतने एवरेज फेवर में नहीं है। तो ये उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके पास सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। टाइप ऑफ रीजनिंग क्या है ना, सीरीज क्या है, लेटर सीरीज, कोडिंग, रिलेशनशिप, फ्रैक्शन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, रेशो है, प्रोपोर्शनल है। इनके दोस्तों आपके 12 से 13 क्वेश्चन इस यूनिट में से मिलेंगे। एक डीआई है, ठीक है। ये डाली इसलिए जाती है कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो वहां ये बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा देखते हो दोस्तों जब आप टीचर लग जाते हो तो वहां पे प्रेजेंट अब्सेंट है ना, उनका फिर परसेंटेज निकालना है, इतने परसेंट अटेंडेंस है, मार्क्स काउंट करने है ना, पेपर चेक करते हैं। तो वो सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं टीचिंग के अंदर हेल्प करती है, इसीलिए यूनिट आपके एग्जाम के अंदर डाली गई है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हल्के से आगे और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आती है यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग। अब ये लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट भी, कि कभी भी एक टीचर है ना, टीचर देखता है तो सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ इंडियन लॉजिक की, मीनिंग क्या होता है, हम चीजों को किस किस तरीके से सीखते हैं। तो आप कहोगे सर कुछ चीजें हमें प्रमाण में मिलते हैं, कुछ चीज हमें प्रत्यक्ष देख के हमें चीजों को पता लगता है, कुछ के अनुमान लगाते हैं हम, उपमान उपमा करते हैं, है ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी ने कहे हुए हैं, उन चीजों को सेम लेके चलते हैं। अर्थापत्ति अनुपलब्धि, जो कोई चीज उपलब्ध नहीं है उसके बारे में फिर भी हमें चीजों की जानकारी मिल रही है। तो किसी भी चीज के बारे में हम किस किस तरीके से जान सकते हैं, वो सारे के सारे आपके इंडियन लॉजिक के अंदर आएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब वेस्टर्न लॉजिक की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट की फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन क्या है, मूड ऑफ फिगर्स क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज क्या है ना, तो डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। स्केयर ऑफ अपोजिशन क्या है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो है वो हमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग और इसके अलावा दोस्तों हमें बताती है कि किस किस तरीके से हमें चीज़ों का पता करना होता है, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ हमें चीज़ों के बारे में जानना होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ किस तरीके से मिलेगी, तो वो सारी की सारी हमें इस यूनिट में पढ़ने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब आप रिसर्च करोगे तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें एक टेबल तैयार करनी होती है और उस पर अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जो क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे सेम वही की वही सारी चीजें आपको रिसर्च में करने को मिलती है। इसीलिए आपको तैयार किया जाता है रिसर्च के लिए और डाटा इंटरप्रिटेशन आपके सिलेबस में डाला गया है। अब बात करता हूँ इसमें आईसीटी क्यों डाली गई है। दोस्तों आज आप जानते हो कि आज के टाइम पे 5G का जमाना है और सबसे ज्यादा हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपके आनी चाहिए, हर एक टीचर को आनी चाहिए। तो जर्नल क्या टेस्टिमनी है, टेस्टोलॉजी बेसिक, इंटरनेट क्या है, ईमेल क्या है, ऑडियो एंड विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, हायर एजुकेशन आईसीटी गवर्नेंस क्या है। तो मतलब ये जो सारी की सारी चीजें हैं किस तरीके से आपको आईसीटी का कंप्यूटर का यूज करना है, इंटरनेट क्या है किस तरीके से उनका यूज करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कैसे लेंगे, वो सारी की सारी इसके अंदर सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं आपके एक एजुकेशन का पार्ट है, इसीलिए यूनिट आपके एग्जाम में डाली गई है। अब बात आती है दोस्तों पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब ये क्यों जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि एक टीचर को ही एक कंट्री की नींव माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से टीचर बच्चों को बनाने की हेल्प करेगा, जिस तरीके से बच्चों को बनाएगा, वो कंट्री उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। अब दोस्तों आपको पता है जैसे कि हम देखते हैं एलपीजी के आने के बाद जो इन्वायरमेंट का जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। तो इसीलिए दोस्तों मिलियन डेवलपमेंट गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ना, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, किस किस तरीके के पोल्यूशन होते हैं, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, डिजीज क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। मतलब यहाँ इन्वायरमेंट को बचाने की मेन बात आती है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में इस यूनिट में बात की जाएगी। एक टीचर को इन सब के बारे में पता होना चाहिए और वही बच्चों को बतानी है, और एक टीचर ही एक इन्वायरमेंट को बचाने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों इसीलिए यूनिट भी आपके सिलेबस में डाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन। तो ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हायर एजुकेशन है कि आपको इसमें ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये डाली क्यों हुई है हम उसके बारे में बेसिकली हम बात कर रहे हैं। दोस्तों ये डालने का कारण सिर्फ एक ही है कि एनिसेंट टाइम से लेके और 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पूरे टाइम के दौरान क्या क्या चीजें हुई, वो सारी की सारी आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। तो एक टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बना है, किस तरीके से बीच में ब्रिटिश लोग आए, उन लोगों ने इसको खत्म करने की कोशिश की और किस तरीके से फिर इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सारी की सारी इस यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो दोस्तों कंक्लूजन में बात यही है कि जितनी भी आपकी फर्स्ट पेपर की यूनिट है सारी की सारी इसीलिए डाली गई है कि एक टीचर को बेस्ट टीचर किस तरीके से बनाया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और हम बहुत जल्द ये सिलेबस शुरू करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर ही। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए बनाया कि बच्चों के माइंड में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ आपके थोड़े से क्लियर हो जाए। तो आपको ये भी क्लियर होगा सिलेबस क्यों डाला गया है ये, और कब क्वालिफिकेशन क्या है, नेट कब कब होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, वो सारी बातें मैंने कर ली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हमारा सिलेबस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लग रही है तो चीजों को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।